हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के जो एनसीईआरटी बुक्स हम लोगों का अभी चल रहा है सीरीज, वही सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है, तो दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि हमने अध्याय 2 में देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। और क्या क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। मतलब हम लोग जो सेकेंड वाला चैप्टर ने पढ़ा उसमें हम लोगों को दिल्ली की राजधानी किसी का राजधानी रहा होगा, ये चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन अब देखेंगे। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तैमूर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों के अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता था, क्या किया जाता था, जाना जाता है। ठीक है ना। और फिर परास्त किया तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। क्या बना, महत्वपूर्ण केंद्र बन गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। क्या रहते थे, समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, तो अनेक मंदिरों को निर्माण करवाया था। और यहाँ देहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। क्या, तो देहली वाले सिक्के ढाले जाते थे और काफ़ी प्रचलन में थे, मतलब काफ़ी वो प्रचलित में थे। ठीक है, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सुल्तान की स्थापना हुई। कब हुई, तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सुल्तान की सल्तनत की क्या हुई, स्थापना हुई। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। क्या हुआ था, ऐसी बदल गई जिस नियंत्रण राजधानी में बदल गई कि इसका उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भाग में ये फैला हुआ था। और फिर से और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसने मिलकर दिल्ली की सुल्तानत बनी। मतलब दिल्ली की सुल्तानत बनी कौन कौन वंश ने, तो 5 वंशों ने बने हैं। तो 5 वंशों ने बने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए को देखकर देखिए यहाँ पर क्या है, मानचित्र 1 को देखकर और दहलीए, कुहाल, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। क्या बोल रहा है कि जहाँपनाह को पहचानिए, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहा है कि पहचानिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि कितने राजवंश थे और उन लोगों ने राज किया दिल्ली सल्तनत में, और कौन कौन सा शासक थे। ठीक है, तो दिल्ली के शासक राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1100 कितना में थे, तो 65 में। फिर आलंगपाल, ये 1130 से 1145 तक। ठीक है ना। फिर चौहान 1156 से लेकर 1165 से लेकर 1192 तक। इसका कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना। कब तक ये किया था, तो 1175 से लेकर के 92 तक। और प्रारंभिक तुर्की शासक, क्या, प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक किया था। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद फिर क्या है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया 1236 से लेकर के 40 तक। फिर गयासुद्दीन बलबन 66 से लेकर के कितना तक, तो 1287 तक। ठीक है ना। उसका बाद दोस्तों खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद फिर तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के बाद फिर कौन वंश आया, तो सैयद वंश आया। सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया। ठीक है ना। तो ये कब से कब तक किया था, तो खिलजी वंश
1290 से 1320 तक किया। फिर तुगलक वंश कब तक किया, तो 20 से लेकर के 1414 तक किया। उसके बाद सैयद वंश कब तक किया, तो 1400 से 1400 से लेकर के 1414 से लेकर के 1451 तक किया। और उसके बाद फिर लोधी वंश आया। लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक किया। उसके बाद फिर कौन सा शासक आए, तो फिर मुगल आए, ठीक है ना। तो इसका संस्थापक कौन था, ये खिजरी खां था। और फिर लोधी वंश का कौन था, तो बहलोल लोधी था। और फिर लास्ट में इब्राहिम लोधी को किसने हराया था पानीपत की लड़ाई में, तो वो था बाबर ने, ठीक है ना। मुगल की प्रथम शासक बाबर ने। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास तारीख व एक वचन, मतलब ये तारीख हो गया एक वचन और तवारीख हो गया बहुवचन, ठीक है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, मतलब जब सुल्तानों के जो शासक था उस वक्त भाषा क्या था, तो फारसी था। और तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। क्या करते थे, घटनाओं का वर्णन भी करते थे। और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। क्या करते थे, सलाह भी देते थे। और न्याय संगत शासन ने महत्व पर बल देते थे। क्या करते थे, महत्व पर बल देते थे। और न्याय चक्र, अब ये न्याय चक्र क्या है, तो 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बर ने लिखा था। किसने लिखा था, तो फक्र मुदब्बर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। क्या, राजा के काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन के बिना वो नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय को, ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ और बातें ध्यान में रखिए। ये क्या है, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। क्या रहते थे, तवारीख के जो लेखक थे वो नगरों में रहते थे दोस्तों। और यहाँ विशेषकर कहाँ, तो दिल्ली में रहते थे। और गांव में शायद ही कभी रहते होंगे, मतलब कभी ही, मतलब शायद कभी ऐसा हो तो गांव में रहते थे। उसके बाद फिर क्या है, दूसरा में है कि वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम या इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब वो क्या करने के लिए लिखता था, सारे इनाम पाने के लिए, या कुछ लालची था इसीलिए वो लिखते थे। और तीसरा में है कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। क्या करते थे, ये सब करने के लिए ये लिखने की सलाह देते थे। एक चीज़ याद रखिएगा, ये तवारीख के जो लेखक थे वो नगरों में रहते थे, कभी गांव में रहते थे। और ये सारे इनाम पाने के लिए लिखे करते थे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, सन 1226 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाजुल सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह क्या किया कि एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। मतलब ये बोल भी रहा है कि ये सारे भाई बहनों से सबसे ज़्यादा सक्षम है और ये अधिक क्या है, होशियार है, ये चला सकती है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। और फिर दरबारी जन्म भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से संपन्न नहीं थे। मतलब जो दरबारे में थे वो लोग भी उनसे क्या थे, प्रश्न नहीं थे कि वो कर सकते हैं, ठीक है ना, एक लड़के शासन चला सकते हैं। उसके बाद फिर है 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। किसको, तो रजिया सुल्तान को, इल्तुतमिश का बेटी रजिया सुल्तान को, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि रजिया के बारे में मिन्हाजुल सिराज के विचार क्या क्या थे।
इसको देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता भी है। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। क्या बोले हैं मिनहाज सिराज ने कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज और व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधीन होनी चाहिए। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरोध जाता है, मतलब रानी के शासन इस व्यवस्था का विरोध जाता है। इसीलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, क्या है, मर्दों को सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्यों नहीं हुआ, क्यों क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 और 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, जो कि रजिया सुल्तान ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, लेकिन इसने क्या किया कि पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी। कहाँ की? तो कश्मीर की रानी दिद्दा। क्या? तो दिद्दा। कितना? तो 980 से लेकर के 1003। उसका नाम दिद्दी बड़ी बहन से निकला है। क्या चीज़? तो बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेहभार संबोधन दिया होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट में। तो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। देखिए दोस्तों, दिल्ली सुल्तान जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष मुगलों को सूबेदार नियुक्ति करना अधिक पसंद करते थे। क्या करते थे? अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को मुगल बोल दिए उसको, सॉरी, गुलाम फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। क्या किया जाता था? सैनिक सेवा के लिए इसे खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे। क्या होते थे? पूरी तरह वो अपने मालिक के निर्भर होते थे और इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। मतलब सुल्तान भी उस पर विश्वास करते थे और उस पर पूरी तरह निर्भर रहते थे। नेक्स्ट है, खिलजी तथा तुगलक वो शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और अस्थिरता अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उन्हें उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। क्या होती थी? पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी और सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगा। क्या लगा? गहरा धक्का भी लगा था। और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की।
क्या की, आलोचना भी की। नेक्स्ट है दोस्तों, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सन्यासियों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्ति किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। और मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। क्या करना? मुफ्ती का फर्ज क्या था? तो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। क्या करते थे? तनख्वाह देते थे। और मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उसका पद वंश परंपरा से ना चले, ठीक है। और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राजा द्वारा निर्धारित कर ही वसूल और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आतंकी इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों के भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया। क्या किया? सत्ता को अपने झुकाने को बाध्य कर दिया। और अलादीन खिलजी के शासनकाल में भू राज्य के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों के लगाने का अधिकार छीन दिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। और सुल्तान को प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंतों और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सुल्तान की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन सा कर था दोस्तों? 3 तरह के। तो एक था कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। कितना होता था? 50% होता था। दूसरा क्या था? तो मवेशियों पर तथा तीसरा क्या था? तो घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। और स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों ने अपना शासन जमा लिया। और अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। क्या करता था? मतलब अधिकार तो जमा लेते थे, लेकिन वो कुछ ही समय तक रह पाता था, जाके हमेशा नहीं रह पाता था। ठीक है ना। फिर है सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से
14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। क्या करते थे? किले बनाकर वो रहते थे। और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर अलग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। और सरदार इन जंगलों में रहते हैं। क्या करते हैं? सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। और इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल इसीलिए उन्हें प्रबल और बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। नेक्स्ट है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियन आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सुल्तान को उनका धावा झेलना पड़ा। क्या करना पड़ा? दिल्ली सुल्तान को उनका धावा झेलना पड़ा। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। मतलब मंगोलों के धावे बढ़ गए किसके शासनकाल में? तो ये खिलजी और तुगलक के शासनकाल में। ठीक है ना। फिर इसमें मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। मतलब पहले नहीं था, लेकिन मजबूर होकर के वो क्या करना पड़ा? उसको सेना खड़ा करना पड़े। उसके इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी, फिर भी वो खड़ा किया और उसको संभाल रहे थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। कौन कौन का राज्य रहा? तो दिल्ली तथा आगरा लोधी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल और मालवा, गुजरात और राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठे खड़े हुए थे। क्या हुए थे? स्वतंत्र शासक उठे खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। और इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। उसके बाद है, फिर इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। और शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल साम्राज्य हुमायूं 1530 से 1556 तक को चुनौती दे और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया और सूर्यवंश के केवल 15 वर्ष 40 से 55 शासन किया। मतलब 1540 से 1555 तक शासन किया। लेकिन इसके प्रशासन के अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान साम्राज्य अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था।
तो दोस्तों अब मुगल साम्राज्य के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।